इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स, आज हम टॉपिक ले रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो प्रिज्म की डेरिवेशन करने से पहले हम उसको समझ लेते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम क्या क्या नाम देते हैं। तो यहाँ मैंने कलर्ड फॉर्म में येलो कलर से दिखाया है, फेसेस दिखाए हैं, साइड फेसेस, और इनको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेसेस। जो ऊपर की लाइन है जो इन दोनों फेसेस को ज्वाइन कर रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। जिस बेस साइड से यानी जिस साइड से इन ये वैसे 3 फेस होते हैं, 1, 2 एंड बॉटम साइड ऑल्सो, लेकिन जो बॉटम साइड जो ग्राउंड को फेस कर रही है उसको हम बोल देते हैं बेस। एंड एंगल जो बिटवीन एनी टू फेसेस ऑफ द प्रिज्म उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ ए से रिप्रेजेंट किया जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये डिफरेंट फॉर्म है, और अगर आप इसके सेक्शंस डिवाइड करें यानी कि इसको क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दें, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल सेक्शन। आई हैव ए प्रिज्म एयर, तो ये टॉप मोस्ट लाइन एज, दिस एंड दिस साइड फेस, और नीचे का बॉटम साइड इज योर बेस, और ये एंगल जिस पर रिफ्लेक्शन होगी यानी दिस एंगल इज योर एंगल ऑफ द प्रिज्म। सो अब बात कर लेते हैं हम डेरिवेशन की। तो वन लाइट रेडिएशन विल बी इंसिडेंट एट सर्टेन एंगल, लेट अस से वो एंगल ऑफ द इंसिडेंस। जहाँ पर ये इंसिडेंट लाइट जो है वो हिट करती है प्रिज्म के फेस को, उस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल है। सेम ऐसे ही ये लाइट रेडिएशन आफ्टर रिफ्रैक्शन सम पाथ ट्रेवल करेगी इनसाइड द प्रिज्म, और दूसरे फेस से इमर्ज आउट कर जाएगी। जहाँ से इमर्ज आउट कर रहे हैं उसे हम इमर्जेंट एंगल कहते हैं, आई डैश से हम उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ से भी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, इसको एन डैश कह दीजिए। ये नॉर्मल दोनों जहाँ पर जाकर मीट कर रहे हैं यानी एक तरीके से एक ट्राइंगल बन गया। अगर ये इंसिडेंट रे है तो जो रिफ्रैक्शन एंगल होता है वो आर हो गया फॉर दिस साइड इंसिडेंस के लिए। इमर्जेंस के लिए आर डैश कह देते हैं उसको हम, एंड जो मिडल एंगल था उसे तो हम एंगल ऑफ प्रिज्म ही बोल रहे थे। नाउ द लाइट रेडिएशन शुड हैव गॉन स्ट्रेट, जहाँ ये सीधा जाती, और जो इमर्जेंट रे जो बाहर निकली है वो कहीं से आती हुई फील कर रही है, तो दोनों रेडिएशंस जहाँ पर हमें मीट करती हुई लगेंगी उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा। तो अब इस पूरे डायग्राम के हम अलग नाम दे देते हैं। लेट अस कॉल इस एज ई, इसको क्यू कह देते हैं, इसको आर कह देते हैं। लेट अस से ये बेस है ए बी सी कह देते हैं इसको। तो हमने सिर्फ उसको लेवलिंग कर दिया है, और नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डेरिवेशन फॉर दिस। तो हमें निकालना है एंगल ऑफ प्रिज्म, लेकिन हमें मालूम है कि सम ऑफ, अगर डेल्टा आप फाइंड करना चाहते हो तो आपको ये वाले 2 एंगल्स चाहिए। तो मैंने इसे दूसरे कलर से दिखाती हूँ। हमें कौन से 2 एंगल्स चाहिए? हमें एक तो ये सम ऑफ 2 इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर, तो ये दोनों का सम हमें एक्सटीरियर के इक्वल यानी डेल्टा के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो हम डेल्टा को फाइंड आउट करना चाहते हैं, दैट मीन्स हम इंटरनल एंगल लेना चाहते हैं। सो सम ऑफ 2 इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर। सो फॉर द एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर डेल्टा हमारे पास क्या रिलेशनशिप है? एंगल, विच एंगल, इसको भी कोई नाम दो, यहाँ पर इसे हम डी कह देते हैं, तो कहीं नाम नहीं था डी, सो लेट अस कॉल इट एज डी। सो एंगल आना चाहिए हमारे पास डी क्यू आर प्लस एंगल डी आर क्यू। सो द सम टोटल शुड बी इक्वल। सो हम देख लेते हैं कि ये क्या होगा। अगर दिस इज आई, सो ये टोटल एंगल आई होना चाहिए। अगर आई में से आप आर सब्ट्रैक्ट कर दें तो यू विल हैव दिस कलर्ड एंगल। सो हम लिख देते हैं दैट शुड बी आई माइनस आर ऑन वन साइड, और इमरजेंस एंगल के लिए भी वही होगा, लेकिन वो आई डैश हो जाएगा माइनस आर ऑफ डैश। दिस विल बी इक्वल टू, एंड हम इनको पेयर अप कर लेते हैं, आई आई ऑन वन साइड, तो आई प्लस आई ऑफ डैश एक तरफ ले जाते हैं, एंड माइनस आर प्लस आर ऑफ डैश ऑन द अदर साइड। दिस इज द इक्वेशन फॉर द डेल्टा। नाउ वी हैव अ क्वाड्रेंट, आपके पास ये क्वाड्रेटिक। सो अब हमारे पास बन रहा है एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कहाँ? क्यू ई आर ए, ये मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। तो मैं लिख देती हूँ इसको फॉर द क्वाड्रिलेटरल ए क्यू यस क्यू ई एंड आर। तो ए क्यू ई आर ये मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल में यू कैन से दैट सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ए और ई, द एंगल ए प्लस एंगल ई शुड बी इक्वल टू 180। एक तो इक्वेशन ये हो गई, एंड यू हैव द स्मॉलर ट्राइंगल, विच वन? क्यू आर ई। इन ट्राइंगल क्यू आर ई, आर प्लस आर डैश प्लस ई
should also be equal to 180. From these two equations, हम इन दोनों equations को compare करें, so therefore angle A is coming out equal to R plus R of dash. तो हमारा angle A R plus R dash के equal आ जाता है. तो let us put this back in the equation. So you have delta. So delta is equal to I plus I of dash, and that is minus angle A. That is the angle of prism. So we can write कि angle of deviation is equal to the sum of the angle of incidence and emergence minus angle of prism. या अगर आप minus angle of prism को इधर ले आए तो आप ये भी लिख सकते हैं डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस आई ऑफ डैश. तो ये हमारा डेल्टा के लिए रिलेशनशिप आ गया विद द एंगल ऑफ प्रिज्म. अब ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो लेट अस सी, लेट अस हैव अ लुक ऑन दैट फैक्टर ऑन विच द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स. तो कुछ तो चीज़ें क्लियर हैं कि इंसिडेंस एंगल पर डिपेंड कर रहा है, इमरजेंस एंगल पर, मेनली इंसिडेंस एंगल पर, क्योंकि इंसिडेंस के अकॉर्डिंगली आपका इमरजेंस आएगा. मोर ओवर मटीरियल ऑफ द प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटीरियल का होगा. वेवलेंथ ऑफ द लाइट, कौन सी वेवलेंथ ऑफ द लाइट आपने इंसिडेंट की है. और दूसरा जो मेजर फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है वो है एंगल ऑफ द प्रिज्म, क्योंकि जो इमरजेंस है ए तो एंगल ऑफ द प्रिज्म हो गया, उसके अकॉर्डिंगली आपका आई डैश वेरी कर जाएगा, या एंगल ऑफ इमरजेंस वेरी कर जाएगा. देन आई हमारा डिपेंड करेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली कितने एंगल पर इंसिडेंट हुई है वो डिपेंड करेगा कि आई डैश कितना होगा. बट इन दोनों के अलावा भी आई डैश एक और फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वो है मटीरियल ऑफ द प्रिज्म पे, कहाँ आपको ज़्यादा डेविएशन मिल रही है. और तीसरा वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे, कौन सी वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंसिडेंट हुई है, रेड हुई है, ब्लू हुई है, तो किस में डेविएशन ज़्यादा आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका एंगल ऑफ इमरजेंस भी चेंज हो जाता है. तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसमें आपका रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो डिपेंड कर रहा है. नाउ इफ़ द सेम थिंग वी हैव टू डराइव फॉर द स्मॉल एंगल प्रिज्म. तो हमने एक प्रिज्म ले लिया जिसका एंगल बहुत छोटा है. एंगल छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम साइन आई को सिमिलर टू आई लिख सकते हैं, साइन आर को सिमिलर टू आर लिख सकते हैं. स्मॉल एंगल का मतलब होता है कि एंगल इटसेल्फ विल बिकम इक्वल टू साइन ऑफ आर और साइन ऑफ थीटा, मतलब जो भी आप थीटा ले रहे हैं साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है. तो यहाँ पर भी यही होगा. इसी तरह से सिमिलरली साइन आई डैश जो है वो सिमिलर टू आई डैश हो जाएगा, एंड साइन ऑफ आर डैश जो है दैट इज़ सिमिलर टू आर ऑफ डैश हो जाएगा. अच्छा, मैंने यहाँ आर टू लिख दिया था, तो वी आर टेकिंग आर डैश, तो लेट मी टेक इट एज आर डैश ओनली. सो आर एंड आर डैश ले रहे हैं हम. तो या वापस हम इसे इक्वेशन में पुट करेंगे, रीअरेंज करते हैं इसे सिस्टम के अंदर, तो आपके पास रिलेशनशिप क्या आ जाता है, म्यू इज़ इक्वल टू आई बाय आर लिख लें हम सीधा सीधा, या फिर उसे लिख दें आई डैश बाय आर डैश के इक्वल लिख दें. तो हमारे पास आई का वैल्यू आ गया म्यू आर, और आई डैश का वैल्यू आ गया म्यू ऑफ आर डैश. तो वी विल पुट इट बैक इन द इक्वेशन. यहाँ वाली इक्वेशन में हम इसे वापस पुट करते हैं सो दैट हमें डेल्टा के लिए रिलेशनशिप मिल सके. तो डेल्टा इज़ कमिंग आउट टू बी म्यू ऑफ आर प्लस म्यू ऑफ आर डैश एंड माइनस ए. Now let us take mu common and this r plus r dash will left, और r plus r dash को तो हम पहले बता चुके हैं वो a के इक्वल होता है. यहाँ भी मैं रिलेशनशिप बता देती हूँ. दैट इज़ योर r plus r dash that is equal to a. So we'll put it back in the equation. So here going to put it a minus a, और सिंपली यू में से mu minus 1 into a. So डेल्टा का रिलेशनशिप आ गया, दैट इज़ mu minus 1 into a. This is the relationship between the mu यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में रिलेशनशिप है. लेकिन ये किस केस में, थिन प्रिज्म के लिए, वेरी थिन प्रिज्म के लिए, सब केसेस में नहीं है. तो नॉर्मल अगर थिन प्रिज्म नहीं बोला गया है, वेरी स्मॉल एंगल प्रिज्म नहीं बोला गया है, देन यू विल यूज़ द प्रीवियस रिलेशनशिप. और अगर आपको थिन प्रिज्म बोला गया है, स्मॉल एंगल प्रिज्म बोला गया है, देन यू कैन यूज़ दिस रिलेशनशिप. लेट अस सी फर्दर. लेट अस नाउ फाइंड द रिलेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म. अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए इक्वेशन निकालते हैं और उसको देखते हैं. तो क्योंकि हम कह रहे हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन है, तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब होगा, तो मिनिमम की कुछ कंडीशंस हैं जिस पर आपको एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो मिनिमम मिलता है. और वो कब होता है, व्हेन योर डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा एम ओनली इफ़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू आई डैश. सो व्हेन योर आई इज इक्वल टू आई डैश एंड आर इज इक्वल टू आर डैश, दोनों इक्वल हो जाएं या सिंपली आर के इक्वल हो जाएं, तो हम कह सकते हैं कि दैट टाइम द एंगल विल बी
द मिनिमम डेविएशन विल बी मिनिमम। तो उस कंडीशन पे जहाँ पर आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम आता है, इस पॉइंट को कहते हैं हम डेल्टा एम। इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे यानी आपके पास डेल्टा की वैल्यू मिनिमम आएगी। और वो कब होगा? जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल हो जाए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ दोनों साइड का रिफ्रैक्शन, इमर्जेंस के लिए रिफ्रैक्शन और इंसिडेंस के लिए भी रिफ्रैक्शन दोनों इक्वल हो जाएं। तो एज वी नो दैट ए इज इक्वल टू आर प्लस आर, बिकॉज आर और आर डैश दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो यू कैन राइट दैट 2r और सिंपली वी कैन से a by 2 इज इक्वल टू r. सो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन वी कैन राइट अबाउट आफ्टर यूजिंग दीज कंडीशन। क्योंकि हमारे पास a किसके बराबर था? वो r प्लस आर डैश के इक्वल था, तो दिस विल गिव यू 2 of r एंड वी कैन राइट r इज इक्वल टू a by 2. Now we can put the formula delta m जो हमारे पास रिलेशनशिप था, that is I plus I dash, because we are saying I dash is equal to I, so we can again write I only and then minus a. We can write the relationship as 2I minus a is equal to delta m, or simply you can find the relation for the I. So I is equal to a plus delta m by 2. Now we know refractive index mu is equal to sin I by sin of r. We have now both the values. I भी हमारे पास है, r भी हमारे पास है. We'll put in this formula. You will get the relation as sin a plus delta m by 2 divided by sin of a by 2. So this is the final relationship for the angle for the refractive index of the prism. Now let us interpret this graph. We can notice that I is depending, I is the only factor which is changing. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, 30, 40, 45 कुछ भी हो सकता है, उसके बेसिस पर आपका डेल्टा एम भी चेंज होगा, यानी कि डेविएशन चेंज होता रहेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहाँ पर एंगल आई आपका एंगल आई डैश के इक्वल हो जाए, यानी इमर्जेंस के इक्वल हो जाए, उस पॉइंट पे आपका एंगल जो है डेल्टा वो मिनिमम कहलाता है। तो हमारा डेल्टा एम किस बात पे डिपेंड कर रहा है? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म तो आप बार बार बदलेंगे नहीं, एक ही प्रिज्म आप यूज़ करेंगे एक्सपेरिमेंटली जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे, तो एंगल आई को ही आप वेरी कर सकते हैं एंड विद दैट यू मे फाइंड आउट द डेविएशन एट द डिफरेंट स्टेजेस, बट विच डेविएशन विल बी मिनिमम। जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। Here I am trying to demonstrate the angle of deviation using prism. Light was initially going straight, but when I inserted the prism, it deviated from normal path. Now I am rotating the prism, but in the same direction. You will observe light will first come towards the prism and then will go back. यानी कि लाइट एक बार प्रिज्म की तरफ आती है और फिर उसके बाद वापस चली जाती है, तो जहाँ वो रुकती है कुछ सेकंड के लिए वो पॉइंट कहलाता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी इससे ज़्यादा डेविएट लाइट नहीं करेगी। चलिए बात कर लेते हैं हम डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। वी नो दैट स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर इज़ नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और इस जितने 7 डिफरेंट कलर्स का जो पैटर्न हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। सो यहाँ पर हमने कहा कि स्प्लिटिंग हो गई वाइट लाइट की 7 डिफरेंट कलर्स में, लेकिन उसका रीज़न क्या है? रीज़न है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम इज़ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ। यानी आप जो कलर लाइट का आप इंसिडेंट कर रहे हैं पर्टिकुलर वेवलेंथ, कलर इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड विद द वेवलेंथ। तो एक वेवलेंथ की हम जब बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर कलर की बात कर रहे हैं। तो हर वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है रिफ्रैक्टिव मीडियम के अंदर वो अलग अलग हो जाता है। यानी कि अगर रेड कलर पास कर रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, वॉयलेट कलर पास कर रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, एंड बिकॉज ऑफ विच दे विल डेविएट टू द डिफरेंट एंगल्स। वो अलग अलग एंगल्स पे डेविएट कर जाती हैं और आपको मिल जाता है एक स्पेक्ट्रम। ये रिलेशनशिप जो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ और वेवलेंथ के साथ का जो आपस में रिलेशनशिप था, दिस वाज फर्स्ट गिवन बाय कॉची, एंड ये कॉचीज रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। एग्जैक्ट रिलेशनशिप इज दिस: म्यू इज इक्वल टू ए इज अ सर्टेन कांस्टेंट, बी बाय लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा इज अ वेवलेंथ, प्लस सी बाय लैम्डा 4 एंड सो ऑन। सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वेवलेंथ जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप रखती है विद दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, इसका एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो अब बात करते हैं, ये पैटर्न मैंने बता ही दिया था कि आपको ये विबग्योर पैटर्न मिलता है, इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, लेकिन ऑर्डर क्या होता है? वॉयलेट, इंडिगो रेड, ब्लू, ऑरेंज एंड ऑरेंज रेड, ये सब आपको एक ऑर्डर में मिलते हैं। तो ये इनका हर एक का अपना अपना वेवलेंथ है। सबसे
कम वेवलेंथ किसका है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और हम ये भी जानते हैं कि डेविएशन किस में मोस्ट आएगी, किस में कम आएगी। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन आती है आपके वॉयलेट कलर में, सबसे कम आती है आपके पास रेड कलर में डेविएशन। तो हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा जो है रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी वॉयलेट। अगर रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज इनवर्स रिलेशनशिप है। तो हम कह सकते हैं म्यू ऑफ वॉयलेट ज़्यादा होगा म्यू ऑफ रेड के कंपैरिजन में। यहीं से हम स्पीड का भी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि म्यू का रिलेशनशिप होता था वेलोसिटी ऑफ वन मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड मीडियम। तो यानी वेलोसिटी के साथ भी मीडियम के लिए वेलोसिटी के साथ भी इसका एक रिलेशनशिप है। तो अगर हम कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का ज़्यादा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, ये जो ऊपर होता है सी बाई वी बोलते हैं इसको। तो सी तो कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कांस्टेंट। तो वैक्यूम टू द सेकंड मीडियम, तो सेकंड मीडियम यहाँ पर क्या है, ग्लास होगा या कोई और मीडियम होगा, वो हम लेंगे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ जो रेड कलर हो जाएगी वो ग्रेटर हो जाएगी देन द वेलोसिटी ऑफ द वॉयलेट, क्योंकि म्यू अगर वॉयलेट का ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वॉयलेट का कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप है वेलोसिटी के साथ भी, देख सकते हैं हम, दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू v। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम की बात हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन बाय v, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सर्टेन मीडियम, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो वो हम कंपेयर कर रहे हैं, और यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी भी हुई है। यस, कंक्लूजन पार्ट यहीं आ रहा है। सो द कंक्लूजन पार्ट सेज म्यू आर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम बात करें तो वो रिलेशनशिप मैंने वेलोसिटी के साथ बताया इनवर्स रिलेशन में होगा। लेकिन उसकी वजह से हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं म्यू के रिलेशन की वजह से कि डेल्टा पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब आपके पास क्लियर है, क्योंकि डेल्टा इज़ प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो अगर म्यू हमारा कम हो जाता है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रेड का कम हो गया है, तो डेविएशन जो है वो रेड का कम हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है वो रेड का कम हो जाएगा। इसको एक वन गो में हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि आपका म्यू का जो रिलेशन है वो लैम्डा के साथ इन्वर्स है, म्यू का जो रिलेशनशिप है वो वेलोसिटी के साथ इन्वर्स है, लेकिन जो म्यू का रिलेशनशिप है वो डेल्टा के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यही चीज़ें मैंने ऊपर बताई हैं। लेकिन फ़ायदा क्या होता है कि हम वेलोसिटी को कंपेयर कर सकते हैं। वेलोसिटी ज़्यादा किसकी हो गई, रेड की हो गई, तो इसलिए वो क्विकली बाहर आ जाएगी और डेविएशन उसमें ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जबकि वॉयलेट की वेलोसिटी जो है वो कम है, तो इट विल टेक अ लॉन्गर पाथ टू मूव आउट एट द सेम टाइम। तो बाहर निकलने में वो ज़्यादा लंबा पाथ लेगी टू कवर द इट विल कवर अ लॉन्गर डिस्टेंस एंड देन विल कम आउट एट द सेम टाइम। तो इसीलिए इसके अंदर बेंडिंग ज़्यादा आ जाती है। तो ये सभी रीजंस हैं। आगे देखते हैं। आफ्टर स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, question arised, does the prism itself create the color or color in some way, or does it only separate the color already present in the white light? तो क्वेश्चन ये आया कि क्या वाइट लाइट ही 7 डिफरेंट कलर्स की बनी हुई है, या फिर प्रिज्म ने अपने आप ही ये 7 डिफरेंट कलर्स कहीं से क्रिएट कर दिए हैं। तो ये प्रिज्म ने क्रिएट किए हैं या वाइट लाइट के पास ऑलरेडी थे और प्रिज्म ने सिर्फ उनको सेपरेट किया है। तो ये कॉन्सेप्ट पर कन्फर्मेशन हमें दिया आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिस एक्सपेरिमेंट में दी टू इन्वर्टेड प्रिज्म्स, जिसमें से एक पर उन्होंने इंसिडेंट रे क्या डाली, वाइट लाइट डाली, एंड व्हेन ही पास दैट वाइट लाइट थ्रू दी प्रिज्म ही नोटिस दैट इट स्प्लिटेड इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। लेकिन जो इन्वर्टेड प्रिज्म था उसने उन्हीं 7 डिफरेंट कलर्स को फिर से रिकम्बाइन करके वाइट लाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो यानी कि वाइट लाइट ही एक्चुअली कॉम्पोजिशन है डिफरेंट कलर्स का, और इसी की वजह से हमें 7 डिफरेंट कलर्स जो थे वो स्प्लिट हो गए कहाँ पर, प्रिज्म के इनसाइड। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं। रेड लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द वॉयलेट लाइट इन द ग्लास प्रिज्म। सो ये तो पॉइंट्स हमें पहले भी पता है, लेकिन फिर भी एक हाईलाइट मैंने दे दिया है। थिक लेंसेज कुड बी अज्यूम्ड मेड अप ऑफ मैनी प्रिज्म। तो अगर हम एक बहुत बड़ा थिक लेंस लेते हैं तो हमने कॉन्सेप्ट पहले भी किया है, जहाँ पर हमने टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स की बात की थी। तो हमने कहा था कि अगर आप प्रिज्म को कुछ इस तरीके से इस फॉर्म में कंबाइन कर दें, एक और प्रिज्म इसके ऊपर रख दिया एंड इसके ऊपर एक और प्रिज्म, तो ये एक कैसी शेप ले लेगा, ये एक कॉन्वेक्स लेंस की शेप ले लेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। लेकिन जितने ज़्यादा थिक लेंसेज होते हैं उतने चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं क्रोमेटिक एब्रेशंस आने के। क्रोमेटिक एब्रेशंस अगेन क्या होता है कि वेयर यू विल नॉट गेट दी कलर्ड ऑल द कलर्स फोकसिंग कमिंग एट द सेम फोकस। रादर क्या होगा कि अलग अलग कलर आपको अलग अलग फोकस पे इमेज बना देगा। तो मल्टी कलर्ड इमेजेस मिल जाएंगी आपको। मल्टी कलर, एक कलर रेड कलर की कहीं और बन रही है, वॉयलेट की कहीं और बन रही है, ब्लू कलर की कहीं और बन गई। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है, और इस डिफेक्ट को ही हम क्रोमेटिक एब्रेशंस कहते हैं। वैक्यूम
इज़ अ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम इन विच ऑल कलर्स ट्रेवल विद द सेम स्पीड। तो सिर्फ एक वैक्यूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी सेम कोई नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है, इसमें सभी कलर्स जो है सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट्स हैं। नाउ वी कम टू दी डेफिनेशन, सम इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज एंगुलर डिस्पर्शन किसे कहते हैं। तो एंगुलर डिस्पर्शन आर द सेपरेशन बिटवीन द टू एक्सट्रीम कलर। तो टू एक्सट्रीम कलर कौन कौन से थे हमारे पास, एक तो था रेड और एक था वॉयलेट। तो रेड और वॉयलेट कलर्स के बीच में उनके एंगुलर डिस्पर्शन, उनके एंगल के बीच में यहाँ क्या इंसिडेंट किया हमने, वाइट लाइट। तो अगर हमने वाइट लाइट इंसिडेंट किया है और दो एक्सट्रीम कलर्स ले लिए रेड और वॉयलेट, उनके बीच में एंगुलर डेविएशन देखें तो रेड के बीच में एंगुलर डेविएशन हो गया डेल्टा आर, और जो आपका वॉयलेट हो गया उसके बीच में हो गया डेल्टा वी। तो अगर हम फॉर दी प्रिज्म रिलेशनशिप हम निकाल चुके थे, दैट इज़ म्यू माइनस 1 ऑफ ए। तो यही डेविएशन अगर हम निकाल रहे हैं रेड के लिए, तो दिस विल बी योर रिलेशनशिप विल बी म्यू ऑफ रेड एंड ए, तो वो सेम ही रहेगा। सेम वही रिलेशनशिप अगर आप निकाल रहे हैं वॉयलेट के लिए, तो दैट विल बी म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस 1 इंटू ए, बिकॉज वी नो दैट फॉर द डिफरेंट कलर्स द डेविएशन is different and the reason is because the refractive index is different. So यहाँ refractive index हमें different मिल रहा था। अगर आपको angular deviation निकालनी है then that angular deviation is defined as इन दोनों extreme deviations के बीच का difference। तो डेल्टा v माइनस डेल्टा r को हम angular deviation कहते हैं, और अगर हम यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दें, so you will get the relationship theta is equal to mu violet minus mu of red into a। सो ये बेसिक फॉर्मूला है। सेपरेशन बिटवीन द टू एक्सट्रीम कलर्स इन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द एंगुलर सेपरेशन, इज कॉल्ड एज द एंगुलर डिस्पर्शन बिटवीन दीज टू कलर्स। तो इन दोनों कलर्स के बीच का एंगुलर डिस्पर्शन क्या कहलाता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा ऑफ आर। सेम इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्पर्सिव पावर, लेकिन उसके लिए हम पहले डिफाइन करें कि मीन डिस्पर्शन कितना होता है, मीन कलर कौन सा होता है। तो मीन डेविएशन कहलाती है फॉर द येलो कलर, और येलो कलर के लिए अगर आप डेविएशन डिफाइन करेंगे तो यू विल हैव म्यू ऑफ येलो माइनस 1 इंटू ए। एंड जो डेविएशन था वो तो हमारे पास पहले आ चुका, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर जो है वो हम पहले निकाल चुके हैं। तो योर डिस्पर्सिव पावर विच इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा एंड दैट विल बी डिफाइंड एज जो एंगुलर डेविएशन है, डिस्पर्शन है, डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। सो दैट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा ऑफ आर डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। सो ये फॉर्मूला या ये बेसिक डेफिनेशन है। अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारी थीटा की वैल्यू थी, यानी एंगुलर डिस्पर्शन की वैल्यू, विच इज़ म्यू वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड, और ये वैल्यू थी हमारी येलो कलर के लिए, यानी मीन डेविएशन के लिए वैल्यू थी। ए और ए हम लिखेंगे भी तो वो कैंसिल हो जाता है, तो आई हैव नॉट रिटन। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द डिस्पर्सिव पावर। अगेन फिर से स्टेटमेंट देख लें, इट इज़ द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्शन विच इज़ दिस between violet and red emergent ray and the deviation suffered by the mean ray। और मीन कलर कौन सा कहते हैं, हम येलो कलर बोलते हैं। तो मीन रे ने जो डेविएशन सफ़र की है उसका विद द डिस्पर्सिव पावर, यानी कि एंगुलर डिस्पर्शन के साथ जो रेशियो लेंगे वो कहलाएगा आपका डिस्पर्सिव पावर। तो ओमेगा इज इक्वल टू दिस डेविएशन, यानी कि एवरेज एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। So we can conclude that our eyes are most sensitive for the yellow ray of the sodium। तो यानी येलो कलर के लिए आपने देखा होगा बहुत टिंच ऑफ येलो भी अगर कहीं है तो आपको प्रोमिनेंटली आप उसे नोटिस कर लेते हैं, लेकिन बाकी कलर रेड कलर बहुत कम स्कैटर करता है, बहुत लॉन्गर डिस्टेंस तक सेम इंटेंसिटी के साथ ट्रेवल करता रहता है। वो हमारे पास एक अलग रिलेशनशिप है, बट येलो के लिए सेंसिटिविटी ज़्यादा है। दैट मीन्स वी कैन नोटिस इट, वी कैन फाइंड आउट कि सम पार्ट ऑफ येलो इज़ देयर इन दी रेडिएशन। लास्ट हम बात कर रहे हैं सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू दी सनलाइट। सनलाइट से जो नेचुरल फिनोमेना जिसमें से एक आता है रेनबो। तो वैसे तो ये डायरेक्टली सीबीएसई सिलेबस में कवर नहीं है और मैं भी इसे बहुत डिटेल में नहीं ले रही हूँ, सिर्फ आपको बेसिक आइडिया देंगे। प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो, कई बार आपने देखा होगा कि एक सिंगल रेनबो आपको दिखाई देता है, कई बार आपको डबल रेनबो दिखाई देते हैं। तो यहाँ प्राइमरी रेनबो बनता है तो वो कैसा बनेगा, और सेकेंडरी रेनबो बनेगा तो वो कैसा बनेगा। जो प्राइमरी रेनबो है जिसको मैंने इस फिगर में दिखाया है, इसके अंदर एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है
और 2 रिफ्रैक्शन होती हैं। तो रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ हुई, यहाँ और यहाँ, इन आउटर सरफेसेस पे, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, लेकिन अंदर ही आपकी इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। और दोनों कलर्स के लिए, वॉयलेट के लिए और रेड के लिए, दोनों का क्रिटिकल एंगल भी अलग अलग है। जैसे वॉयलेट कलर के लिए 40 डिग्री एंड 42 हो जाता है रेड के लिए। और इस प्राइमरी रेनबो के अंदर आपको पहला जो ऊपर टॉप मोस्ट आउटर दिखाई देगा वो वॉयलेट होगा, और इनर मोस्ट जो कलर दिखाई देगा वो रेड होगा। जबकि अगर आपको सेकेंडरी रेनबो, ये भी प्राइमरी रेनबो का फिगर है, लेकिन अगर आपको सेकेंडरी रेनबो दिखता है, जैसे कि ये रेनबो है, इसके अंदर 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है, 2 बार रिफ्लेक्शन हुई, 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, और फिर जो लाइट रेडिएशन मिलेगी उसका ऑर्डर भी रिवर्स हो जाता है, यानी कि ऊपर आपको रेड कलर दिखाई देता है और नीचे की तरफ आपको वॉयलेट कलर दिखाई देता है। यहाँ क्या था, इस वाले केस में वॉयलेट ऊपर था, रेड नीचे था। यहाँ उल्टा हो गया, रेड ऊपर है, वॉयलेट नीचे, क्योंकि उनका अब क्रिटिकल एंगल चेंज हो गया है। रेड के लिए हो जाता है 50 और 53 हो जाता है वॉयलेट के लिए। तो वॉयलेट के लिए ज़्यादा हो जाता है क्रिटिकल एंगल। यहाँ पर क्रिटिकल एंगल वॉयलेट के लिए कम था, ये देखिए 40 था, और रेड के लिए ज़्यादा था, तो रिवर्स था। इसीलिए जब सेकेंडरी रेनबो बनता है तो कई बार आपको ऊपर की तरफ रेड कलर दिखाई देता है और नीचे की तरफ वॉयलेट, और कई बार प्राइमरी रेनबो बनता है तो स्काई में तो आपको वॉयलेट ऊपर दिखाई देगा और रेड नीचे। और कई बार दोनों रेनबोज बन जाते हैं, यानी साइमल्टेनियसली आपको रेड एंड वॉयलेट। तो उस केस में क्या होता है, एक्सट्रीम अपर एंड जो बाहर वाला है वो वॉयलेट कलर नज़र आएगा, एंड इनर वाली जो रेडिएशंस हैं वो रेड आ जाती हैं। तो ऐसे हो जाएगा वॉयलेट, देन फिर रेड, ये वॉयलेट हो गई, ये रेड हो गया, फिर रेड हो गई नीचे वाले के लिए, एंड देन फिर वॉयलेट हो गया। तो ये डबल रेनबो जब बनता है तब ऐसी सिचुएशन होती है। तो डबल रेनबो भी बनते हैं, हमारे नेचुरल फिनोमिनाज हैं। यू ट्राई टू नोटिस देम एंड एन्जॉय, इट इज़ अ वेरी गुड, नेचुरल व्यू बहुत अच्छा होता है इनको रेनबोज़ का। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल लेंगे और बेस्ड ऑन द प्रिज्म एंड एंगुलर डिस्पर्शन।